नमस्कार, कृषि समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनामिका सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बगीचे के बेहतर प्रबंधन से आम और लीची की बढ़ाएं उत्पादकता। 50% की जगह अब 33% फसल बर्बाद होने पर भी किसानों को मिलेगा अनुदान। और केचुओं का व्यवसाय कर वैशाली के सुबोध कुमार ने पाई सफलता। गर्मियों में आम और लीची की अच्छी पैदावार के लिए बगीचों का प्रबंधन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि इसके प्रबंधन को लेकर सार्थक प्रयास किए जाएं, तो मुनाफा भी अच्छा होता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि फसलों पर सादे पानी का छिड़काव या समय समय पर सिंचाई की जाए। साथ ही फसलों को कीटनाशकों से बचाया जाए। इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग के उपनिदेशक अनिल कुमार झा। फल नहीं आया है, इस वर्ष आम के फलन नहीं हुए हैं। उन बगीचों के लिए भी जो बगीचे का प्रबंधन है, बगीचे की जो जुताई है, जो बाजी को कटनी छटनी का है, पौधों में जो खाद को देने की बात है, इन सब के लिए आप सार्थक प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों के यहाँ अच्छी फसल लगी हुई है लीची की या आम की, वह खासकर इस गर्मी के मौसम में जो तपती धूप है उससे अपने फल को बचाने के लिए जो मॉइस्चर का है, आप एक सिंचाई और सिर्फ सादे पानी का भी छिड़काव अगर पौधे पर करते हैं तो उनसे थोड़ा सा डंठल उनका मजबूत होता है और जो गिरने की समस्या होती है वह कम हो सकती है। या फिर आप बगीचे की सिंचाई कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि जब आपके फल बड़े बड़े होंगे तो फल मक्खी कीट का प्रकोप होगा। ऐसे पिल्लू लगेगा जिससे कि आपका फल बर्बाद हो जाएगा और उसका बाजार में मूल्य नहीं मिल पाएगा। तो फल मक्खी के नियंत्रण करने के लिए आप कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, पिछले कुछ वर्षों में मौसम के अचानक बदले मिजाज से आपके खेतों में लगी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत पहुंचाने वाली घोषणा की है। श्री मोदी ने कहा कि 50% की जगह अब 33% फसल बर्बाद होने पर भी किसान भाइयों को सब्सिडी दी जाएगी। मक्के के उत्पादन में बिहार प्रमुख राज्य है, जिसकी खेती रबी, खरीफ एवं गर्मा तीनों मौसम में की जाती है। इसके उन्नत प्रभेदों में शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, पूसा संकर मक्का 3 और गंगा 11 प्रमुख हैं। इसकी बुआई से पहले बीज को फफूंदनाशक दवा से उपचारित करें। बिहार में कई किसान जहां अनाजों और सब्जियों की खेती कर अपनी आजीविका चलाते हैं, वहीं वैशाली जिले के सुबोध कुमार ने केचुओं का व्यवसाय कर अन्य किसानों को आमदनी की नई राह दिखाई है। इनका कहना है कि केचुए से बने खाद को बेचकर ये अच्छी आमदनी कमाते हैं। अभी जो वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद का प्रचलन चली है कृषि जगत को बचाने के लिए और हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो समाप्त रही है उसको बरकरार रखने के लिए, उसमें मैं हैचरी कर रहा हूँ। जो केचुआ कल्चर होता है, जहाँ भी वर्मी कंपोस्टिंग के लिए नया इकाई लगता है उसमें सबसे पहले केचुआ छोड़ना पड़ता है और केचुआ ही जो खा करके पैखाना करती है वह खाद बनती है। तो वो नए इकाई में मैं केचुआ कल्चर सप्लाई देता हूँ और हैचरी का काम करता हूँ। इसमें लागत लगभग एक केचुआ का कीमत लगभग 50 पैसा आता है और वह किलो के हिसाब से जाता है। 1 किलो बराबर 1000 पीस केचुआ होते हैं और 1000 पीस को हम लोग 300 रुपया में बेचते हैं। कृषि को आसान बनाने के लिए नए नए उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे खेती आसान और आमदनी भी भरपूर होती है। आज हम आपको एक ऐसे ही यंत्र के बारे में बताएंगे। ये है लेजरलैंड लेबलर, जिसके प्रयोग से आप कम पानी में भी सिंचाई कर सकते हैं। इस यंत्र से पानी की बचत होती है, जमीन चौड़ी होती है और फसल की उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों, यदि आप दलहनी फसलों की खेती करते हो तो इसके प्रबंधन पर विशेष ध्यान देकर इसका फलन फूलन बढ़ा सकते हैं। दलहनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु पोषक तत्वों का प्रयोग करें। इससे फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। इसकी उचित पैदावार और प्रबंधन की जानकारी आइए लेते हैं ICAR के प्रधान वैज्ञानिक अनिल कुमार सिंह से। दलहनी फसल
हमारे प्रदेश की जो है बहुत ही प्रमुख फसल है, जो कि धान और गेहूं के बाद पैदा की जाती है। दलहनी फसल को अधिकतम उत्पादन लेने के लिए हमको जो है पोषक तत्व प्रबंधन में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है धान गेहूं फसल चक्र प्रबंधन पे काम करते हैं और उसमें जब दलहनी फसल का उपयोग करते हैं तो उसके लिए कुछ विशेष पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप उसमें सल्फर का प्रयोग जरूर करें। सल्फर का प्रयोग करने से जो है 20 से 25% जो है दलहनी फसलों में जो उत्पादकता बढ़ जाती है। दर्शकों, आइए अब चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप जानेंगे मंडी के भाव में आए उतार और चढ़ाव के बारे में। मंडी भाव के तहत आज हम चलेंगे पटना के मछली बाजार और जानेंगे विभिन्न मछलियों के भाव। जिंदा मछली का रेट रेहू केजी साइज 250 से 300, 2 किलो साइज 300 से 400 के बीच में, और कतला 1 किलो साइज 250 के लगभग, और 1 किलो प्लस साइज 250 से 300 रुपये। ग्रास का रेट 200 से 250 के बीच। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दूरदर्शन केंद्र पटना के सभागार में ग्रामीण किसान सलाहकार समिति की बैठक हुई। 8 अप्रैल 2015 को हुई इस बैठक में दूरदर्शन की ओर से प्रसारित किए जा रहे कृषि दर्शन कार्यक्रम को और अधिक उपयोगी बनाने के संबंध में व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया। राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष CP सिन्हा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कृषि विभाग के पदाधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान एवं दूरदर्शन केंद्र के अधिकारी शामिल हुए। दर्शकों, अभी अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम की जानकारी ली। अब आइए चलते हैं अपने अगले भाग की ओर, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस भाग में आप सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, दुग्ध उत्पादन के दृष्टिकोण से संकर नस्ल की गाय सबसे उत्तम मानी जाती है, लेकिन यह दुग्ध उत्पादन उसी अवस्था में आप अधिकतम प्राप्त कर सकते हैं जब आप अपनी संकर नस्ल की गायों का सही प्रबंधन, सही देखभाल करते हैं। इसलिए आपको जो भी किसान भाई आप संकर नस्ल की गाय का पालन करते हैं, उनके लिए आज का कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए आज हम बातचीत करते हैं संकर नस्ल की गाय के वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव कुमार, जो कार्यक्रम समन्वयक सह वरीय वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र हरनौत नालंदा में। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि हमारा आज का विषय है सर संकर नस्ल की गायों का वैज्ञानिक प्रबंधन, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों या पशुपालक भाइयों को बताएं कि ये संकर नस्ल की गाय क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने भारत में दूध उत्पादन के लिए केवल देसी नस्ल पे ही निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन क्या है कि भारत में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा के द्वारा 2 तरह का नस्ल संकर नस्ल तैयार किया गया, जो कि कर्ण स्विस, कर्ण फ्राइस के नाम से प्रचलित हुआ और उसकी आशातीत सफलता दूध उत्पादन के क्षेत्र में दिखी। ये जो 2 तरह का नस्ल खास करके जो करनाल में डेवलप किया गया, उसका एक था कर्ण स्विस, जो कि साहिवाल नस्ल की जो देसी नस्ल की गाय थी उसको है सो ब्राउन स्विस के नस्ल से उसको क्रॉस करा करके तैयार किया गया, जिसकी उत्पादक क्षमता करीब 3600 लीटर, एक ब्यात में 3600 लीटर दूध देने की थी। दूसरा जो था कर्ण फ्राइस, वो है सो कि थारपारकर नस्ल की गाय को है ना, उसको है सो स्विट्जरलैंड की जो गाय है उससे क्रॉस करा करके ये तैयार किया गया, जिसकी दूध उत्पादन क्षमता प्रति ब्यात 3300 लीटर थी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अपने भारत में प्रति व्यक्ति दूध की खपत आज़ादी के जस्ट बाद भी करीब 60 से 75 ग्राम प्रति व्यक्ति थी। लेकिन क्या है कि मेडिकल काउंसिल के द्वारा या डॉक्टर के अनुशंसा के द्वारा कम से कम 262 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति को दूध या दूध से बने पदार्थ मिलना चाहिए, तभी वो स्वस्थ रहेंगे। इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने पूरे देश में क्रॉस ब्रीड प्रोग्राम चलाया और इसमें दूध में आशातीत सफल उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसके चलते भारत आज दूध उत्पादन में नंबर 1 है। और दूध उत्पादन में संकर नस्ल की जहाँ तक सवाल, उसकी भूमिका सराहनीय रही। संकर नस्ल कई मायने में
कई मायने में है सो देसी नस्ल की तुलना में काफ़ी लाभकारी है। जैसे पहला तो सबसे बड़ा लाभ क्या है कि जो संकर नस्ल की गाय होती है वो 22 से 24 महीने या 26 महीने के बीच में प्रथम बच्चा देने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि जो देसी नस्ल की गाय है वो 40 से 58 महीने के बीच में बच्चा देने के लिए तैयार, प्रथम बच्चा देने के लिए तैयार होती है। दूसरा जो बहुत बड़ा फायदा है दूध देने की अवधि। तो दूध देने की अवधि जो है संकर नस्ल के गाय में 284 दिन से लेकर 340 दिन 42 दिन तक होती है, जबकि देसी नस्ल में जो है वो मुश्किल से 232 दिन से लेकर 283 दिन तक होती है। और दूध उत्पादन में पहला जो दूध दे रहा है, अगर वो 10 लीटर दूध दे रहा है तो कम से कम 20 से 30 लीटर की दूध एक क्रॉस में उत्पादन होगा। और उससे क्या है कि दूध उत्पादन आपका डबल से ट्रिपल हो सकता है, माने दूध उत्पादन में भी 2 से 3 गुना वृद्धि होती है। वो फिर भी वो डिपेंड करता है कि आप राशन दाना दूध उत्पादन के अनुसार देते हैं कि नहीं। अगर आप देते हैं तो निश्चित रूप से 3 गुना तक दूध की उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। सर, अभी आपने बहुत अच्छा बताया कि संकर नस्ल की गाय क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं देसी नस्ल की गायों की तुलना में। अभी समय हो चला है सूचनात्मक अंतराल का। अंतराल के बाद हम इस वार्ता को और आगे बढ़ाएंगे। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज हम बातचीत कर रहे हैं संकर नस्ल की गायों के वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में। तो वैज्ञानिक प्रबंधन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं किसान भाइयों या पशुपालक भाइयों को ध्यान में रखनी चाहिए? सर, आपने काफ़ी अच्छा सवाल किया। चूँकि क्या है, देसी नस्ल की तुलना में संकर नस्ल दूध उत्पादन ज़्यादा देती है, लेकिन क्या है, देसी नस्ल की तुलना में उनको काफ़ी अच्छे तरह से देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले क्या है कि देसी नस्ल की तुलना में जो संकर नस्ल है उसमें रोग सहने की क्षमता कंपैरेटिवली सापेक्ष रूप से कम होती है। तो इसके लिए क्या है कि पशुपालक या दूध उत्पादक भाइयों को चाहिए कि उसके देख रेख में काफ़ी सावधानियां बरतनी है। कि जैसे ही पहला पशु आपका आया, जैसे संकर नस्ल की पहला बच्चा हुआ तो उसको तुरंत है जैसे खीस वगैरह जो कहते हैं कोलेस्ट्रम, तुरंत जो बच्चा आया उसको तुरंत खीस पिलाइए। उसके बाद क्या है, जहाँ पे मवेशी को रख रहे हैं उसके वहाँ पे गोबर वगैरह जो है उसको दूर रखें। मवेशी का स्थान में मल मूत्र जो भी त्याग कर रहा है वो उसका प्रॉपर ड्रेनेज करके निकालें। ऐसे 2 तरह से वैज्ञानिक विधि कहते हैं, टेल टू टेल और हेड टू हेड। 2 मेथड है जो आपकी जगह के अनुसार है सो डिसाइड किया जाता है। लेकिन इतना हम बताएंगे कि आप जो शेड का निर्माण कीजिए उसमें प्रॉपर तरीके से धूप वगैरह आना चाहिए। अगर धूप की रोशनी सीधे शेड में पड़ती है तो धूप में जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, जिससे क्या होता है कि शेड के अंदर जितने जर्म्स वगैरह होते हैं वो धूप के सहायता से पूरे मर जाते हैं। दूसरी एक बहुत बड़ा चीज़ है कि सावधानी से अच्छा है कि उसका बचाव किया जाए। तो उसमें क्या है कि शेड्यूल, जिस तरह से बच्चों को टीकाकरण का शेड्यूल बना हुआ है उसी तरह से पशु को भी जैसी जन्म लिया उसको तुरंत है सो जो टीका चाहिए। जैसे अभी बरसात के पहले FMD, HS और BQ का टीका लगता है। अभी सरकार की तरफ से भी ये बृहद पैमाने पे
एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरा कि डिवॉर्मिंग कराना अनिवार्य है। इसके साथ साथ अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी, इसके प्रकोप से भी पशुओं को बचाना बहुत ज़रूरी है। जैसे जितने तरह के टिक्स हैं या माइट्स हैं, ये सब से बचाव आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। अभी जैसे गर्मी का समय है, तो गर्मी में पशु को निश्चित रूप से, जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु, उसको ठंडा स्थान पर रखने की कोशिश कीजिए। अगर शेड नहीं है तो पेड़ के नीचे, ठंडे पेड़ के नीचे उसको बांधें और वहाँ पे आप है सो पूरी तरह से जो शाम तक उसको बांधे, फिर शेड में आप ले आएँ। अगर शेड में आपके पास पंखे लगा देते हैं पशु के लिए तो अति उत्तम है। तो इस तरह से उसको पानी, अभी के सीजन में पानी भी अधिक से अधिक पिलाएं, है ना। और अगर आप पशु को खाने उने में किसी तरह का लापरवाही करता है, कम खाता है, तो निश्चित रूप से अभी पशुपालक भाइयों को पशु चिकित्सक का सलाह लेना चाहिए। और एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि हम लोग जनरली देखते हैं कि जो संकर नस्ल की गाय है, उसमें है सो जो दूध देने की क्षमता होती है, उसकी क्षमता के अनुसार दूध उत्पादन नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि पशुपालकों को चाहिए कि उनको भी जानकारी होना चाहिए कि जैसे अगर दूध देने वाले जानवर, अगर सूखी गाय है तो उसको 1 किलो दाना मिश्रण, जो कि आप बना सकते हैं ग्रामीण परिवेश में, उसको है सो 1 किलो दाना मिश्रण देना चाहिए। हर 2.5 किलो दूध पे 1 लीटर दाना मिश्रण बढ़ा देना चाहिए। फिर उसी तरह से जो गर्भवती गाय है उसको 3 महीने बाद कम से कम उसको डबल, है ना, 2 kg दाना मिश्रण देना चाहिए। और जो है सो पशु प्रजनन में लगा हुआ है उसको भी 2 किलो है सो साँड़ को है सो देना चाहिए। अभी समय हो चला है सूचनात्मक अंतराल के बाद हम इस वार्ता को और आगे बढ़ाएंगे। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज हम बातचीत कर रहे हैं संकर नस्ल की गायों के वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में। पशुपालक भाइयों, संक्रामक रोग लगने की स्थिति से पहले ही आप सावधान हो जाएं। और कहा भी गया है कि उपचार से बेहतर है बचाव, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने भी अभी आपको बताया। आपने वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक हमारे पशुपालक भाइयों को जानकारी दी सर। लेकिन आमतौर पर एक और बीमारी पशुओं में देखने को मिलती है, इसका नाम थनैला है सर। तो इसके बारे में आप किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ, किसान भाइयों को एक बहुत ही अच्छा सलाह देना चाहूँगा कि जब भी दूध दूहते हैं तो दूध को दूहने के बाद कम से कम, है ना, उसको है सो 15 से 20 मिनट तक गाय को या भैंस को खड़ा रखें, है ना। उसको या तो सूखा चारा दे दीजिए, तो उससे क्या है कि उसको है सो वो बैठेंगे नहीं पशु। क्योंकि क्या होता है कि दूध दूहने के बाद जो उसके टीट्स हैं वो खुले रहते हैं,
खुले रहने से क्या होता है, जैसी ज़मीन पे बैठता है तो जो गोबर है या मिट्टी है उससे द्वारा संक्रमण हो जाता है और उसको मेस्टाइटिस हो जाता है, थनैला रोग हो जाता है। और थनैला रोग होने से क्या होता है कि दूध जो है आपका, उसमें कभी कभी सीवियर थनैला में ब्लड भी आता है। वैसे दूध को पीना भी नहीं चाहिए और उसका बहुत सारा है सो उससे बने पदार्थ है सो आप है सो नहीं खा सकते हैं, अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि आप हमेशा पशु को 15 मिनट तक दूहने के बाद उसको बैठाइए, तब बैठने दीजिए। और दूध दूहने के पहले और दूध दूहने के बाद है ना, टिपॉल से या किसी भी तरह के एंटीबायोटिक से उसको धो दें ताकि ऐसो थनैला ना हो। उसके अलावा क्या है कि फुल हैंड मेथड से अगर दूध दूहेंगे ज़्यादा दूध देने वाली गाय को तो भी थनैला के रोग से बचाव होगा। पशुपालक जो भी है वो अच्छी तरह से हाथ वगैरह कर अगर साफ कर ले तो उससे भी थनैला रोग से बचाव होगा। अगर थनैला हो जाता है एक्यूट थनैला तो आप है सो पेडिस्ट्रीन एसएच का ट्यूब आती है उसको है सो लगा करके आप है सो उसके टीट में लगा करके उसको है सो कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को संकर नस्ल की गायों के वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में इतनी अच्छी और विस्तार पूर्वक जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पशुपालक भाइयों, आप चाहे देसी गाय पालते हैं या संकर नस्ल की गाय पालते हैं, दोनों ही स्थिति में प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी के कारण या इसी के व्यवस्था से ही आप अधिक से अधिक दूध का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये आज का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, लेकिन समाप्त करने से पहले किसान भाइयों एवं पशुपालक भाइयों, आपको हम फिर एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम आपका है। आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं अपने पत्रों के माध्यम से। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा केंद्र निदेशक, छज्जूबाग, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी भी है kd_patna@yahoo.com। पशुपालक भाइयों एवं किसान भाइयों, आज के अंक में इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। संतुलित यूरिया के उपयोग से नुकसान और समाधान। फसलों में यूरिया के अधिक और लगातार प्रयोग से पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और गूदेदार एवं कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। फलस्वरूप पैदावार घट जाती है। इस उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी के अंदर मौजूद लाभदायक जीव नष्ट हो जाते हैं और इसके अलावा फसलों में रोग और कीट व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। यूरिया का बीजों के सीधे संपर्क में आने की स्थिति में बीजों के अंकुरण दर में कमी आ जाती है। आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन उर्वरक के इस्तेमाल से जमीन के अंदर उपलब्ध पानी में नाइट्रेट जैसे हानिकारक तत्वों और गैसों की मात्रा बढ़ने के साथ ही मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है और पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। यूरिया का इस्तेमाल प्रभावी और किफ़ायती रूप में किया जाना चाहिए, अन्यथा केवल 30 से 40% यूरिया ही पौधों को मिल पाता है, बाकी जमीन के अंदर और वायुमंडल में जाकर बर्बाद हो जाता है। उर्वरकों का इस्तेमाल सही समय और सही मात्रा में करें तथा ड्रिप छिड़काव और फर्टिगेशन जैसी कम खर्चीली और लाभदायक विधियां अपनाएं। यूरिया पर निर्भरता कम करने तथा मिट्टी की अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए पोषक तत्व आधारित जल घुलनशील मिश्रित उर्वरक, नीम कोडेड यूरिया, स्टार्टर घोल, जैविक खाद और जैव उर्वरक आदि उन्नत व कम खर्चीली तकनीक अपनाएं।